हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की सफलता की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आज आपको अंदर से बदल कर रख देगा। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा कर देगा कि आप बड़े से बड़े समस्या को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो जाओगे। ये वो शख्स है जिसका सपना भारत का हर एक एंटरप्रेन्योर देखता है। ये वो शख्स है जिसका नाम जब तक हर मोटिवेशनल सेशन में, बिजनेस लेसन में, सक्सेस स्टोरी में ना लिया जाए तब तक वो अधूरा होता है। ये वो शख्स है जिसमें अमेरिकन जैसी बिजनेस स्किल, जापानीज जैसा फोकस और सबसे बड़ी बात गुजराती जैसा तेज दिमाग कूट कूट कर भरा था। जी हाँ दोस्तों, उस शख्स का नाम था धीरज लाल हीराचंद अंबानी। ये वही अंबानी है जिसने मात्र 500 रुपए से 25 बिलियन डॉलर का साम्राज्य खड़ा कर डाला। ये वही अंबानी है जिसे ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये वही अंबानी है जो खुद अपने लिए नियम बनाता था और अपनी सरकार खुद चलाता था। ये वही अंबानी है जिसने लोगों को सपने देखना सिखाया। ये वही अंबानी है जिसने लोगों को ये बताया कि जब तक आप सपने देखोगे नहीं तब तक आप उस सपने को पूरा नहीं कर पाओगे। दोस्तों, किसको पता था कि एक मामूली सा क्लर्क मात्र एक मेज और 4 कुर्सी से रिलायंस इंडस्ट्री खड़ा कर देगा। आज इस वीडियो में धीरू भाई अंबानी के ऐसे अनछुए पहलुओं पर बात करूंगा जो आपको अंदर से बदल कर रख देगा और आपको यहाँ से ऐसे ऐसे बिजनेस लेसन मिलेंगे जिसका इस्तेमाल करके आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। धीरू भाई अंबानी का जन्म 18 दिसंबर 1932 को जूनागढ़ के चोरवाड़ में हुआ था। इनके पिताजी का नाम हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी था जो एक गांव में शिक्षक थे। धीरू भाई अंबानी टोटल 4 भाई बहन थे। इनका शुरुआती जीवन बहुत कठिनाइयों भरा रहा क्योंकि उनके घर में सिर्फ अकेले उनके पिताजी ही थे जो इतने बड़े परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। एक समय तो उनके परिवार की हालत इतनी बद से बदतर हो गई, उनके पास एक टाइम के खाने के पैसे भी नहीं बचे और उन्हें अपने पड़ोसियों से उधार मांगना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जिस इंसान में बड़े सपने देखने का दम हो वही दुनिया को जीतने की काबिलियत रखता है। एक 12 साल का बच्चा जिसे दुनिया की कोई समझ नहीं थी, वो घर से निकल गया अपने घर के हालात सुधारने। लोगों का मानना है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने की पहली नौकरी धीरू भाई अंबानी ने की, लेकिन नहीं दोस्तों, उनका पहला काम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने होलसेल में मूंगफली का तेल खरीदा और बाजार में सड़क पर खड़े होकर सारा तेल रिटेल में लोगों को बेच दिया और सारी कमाई जाकर अपनी माँ के हाथ में रख दिया। जी हाँ दोस्तों, ये था धीरू भाई अंबानी का पहला एंटरप्रेन्योरशिप लेसन। कुछ समय बाद उन्होंने माउंट गिरनार, जो गुजरात के सबसे ऊंची चोटी के साथ साथ धार्मिक और पर्यटक स्थल भी था, वहाँ उन्होंने चाट पकोड़े का छोटा सा ठेला लगा लिया। वहाँ एक व्यक्ति आया और धीरू भाई अंबानी से बोला कि देखने में तो तुम अच्छे घराने के लग रहे हो, फिर भी चाट पकोड़े का ठेला लगा रखे हो। तब धीरू भाई अंबानी ने कहा, कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, ना ही काम करने की कोई उम्र होती है। इतने कम उम्र में उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दिया जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक बिजनेस लेसन है। आप अगर ये खुद को बोलते हैं कि अब मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मैं ये काम नहीं कर सकता, अगर आप अपने बच्चे को कहते हैं तुम्हारी उम्र अभी बहुत छोटी है, तुम ये नहीं कर सकते, आप ये बात अपने और अपने बच्चे के दिमाग में भरना छोड़ दीजिए और धीरू भाई का ये सिद्धांत याद रखिए कि कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। क्योंकि जब एक चाट पकोड़ा बेचने वाला इंसान बिजनेस जगत का महानायक बन सकता है तो आप क्यों नहीं। बिजनेस स्किल के साथ साथ उन्हें अपने देश से भी बहुत प्यार था। जी हाँ दोस्तों, महज 15 साल की उम्र में उन्होंने कई आंदोलन में भाग लिया। उनमें से एक था 1974 का प्रजामंडल आंदोलन, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी दोस्तों कि इतनी कम उम्र में देश के प्रति इतना प्यार किसी पागलपन से कम नहीं था। वो अपने पॉलिटिकल आइडल सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसे देश के राजनीतिक महानायक को मानते थे। दोस्तों,
धीरू भाई अंबानी राजनीति पर ज्यादा ध्यान देने लग गए थे, जबकि उनका राजनीति में जाने का कोई विचार नहीं था। इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इसका नतीजा ये निकला कि जब उन्होंने 1948 में 10th का एग्जाम दिया तो वे फेल कर गए। घर वालों ने साफ मना कर दिया कि अब तुम किसी भी सोशल एक्टिविटी में नहीं दिखोगे और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे। लेकिन उनका देश प्रेम ही कुछ ऐसा था, वो उससे चाह कर भी अलग नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने अपने घर वालों को बोला कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बार मैं पक्का पास होकर दिखाऊंगा। और 1949 में उन्होंने फिर से एग्जाम दिया और पास होकर दिखाया। धीरू भाई कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वो हमारे पहुंच के अंदर होता है, हवा में नहीं होता, और उस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। धीरू भाई आगे की पढ़ाई तो करना चाहते थे, लेकिन उनके घर के हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि उन्हें अपने पिताजी के पास चोरवाड़ जाना पड़ गया। उनके पिताजी ने उन्हें अपनी तबीयत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं अब घर चलाने में सक्षम नहीं हूँ, अब तुम्हें अपने घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हें यमन भेज रहा हूँ, जहाँ तुम्हें रमनीक भाई मिलेंगे जो तुम्हारे लिए वहाँ काम की व्यवस्था करेंगे। धीरू भाई ने अपना सामान पैक किया और निकल पड़े एडन की ओर, जो यमन का एक शहर है। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने यमन में पहली नौकरी क्लर्क की करी। उनकी सैलरी मात्र 300 रुपए थी। उसके बाद उन्हें प्रमोट करके कमोडिटी सेक्शन में भेज दिया गया। इतने तेज दिमाग के थे धीरू भाई अंबानी कि उनका कुछ ही समय में फिर से प्रमोशन हो गया और वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिपार्टमेंट हैंडल करने लग गए। जॉब में वो अच्छे खासे पोस्ट पर आ गए थे, लेकिन उनके अंदर बिजनेस करने की आग अभी भी धधक रही थी। वो इतने तेज बुद्धि के थे कि उन्होंने जॉब के साथ साथ सेल, परचेज, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कमोडिटी ट्रेडिंग, मनी मैनेजमेंट और हर वो चीज सीखी जो उन्हें सफल व्यापारी बनाने में सक्षम हो। सन 1950 में यमन में एक घटना घटती है। अचानक से मार्केट में से यमन की करेंसी गायब होने लगती है। पूरा यमन सोच में पड़ जाता है कि यमन की करेंसी आखिर जा कहाँ रही है। 3 महीने बाद पता चलता है कि एक भारत का व्यापारी बंदरगाह पर खुला ऑफर देकर बैठा है कि जितने सिक्के हैं वो मुझे लाकर दे दो, मैं उससे ज्यादा वैल्यू तुम्हें दूंगा। जी हाँ दोस्तों, धीरू भाई अंबानी ने ये अंदाजा लगा लिया था कि यमन की करेंसी रियाल की वैल्यू अपनी एक्चुअल वैल्यू से कहीं गुना ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर चांदी का इस्तेमाल किया जा रहा था। धीरू भाई उन सिक्कों को पिघला लेते और ब्रिटिश व्यापारियों को जाकर बेच देते। जब तक वहाँ की सरकार को ये बात पता चलती, तब तक वो लाखों रुपए छाप चुके थे। दोस्तों, धीरू भाई कहते हैं, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, क्योंकि सोच पर किसी का एकाधिकार नहीं है। इसी स्किल्स को सीखने के लिए वो जॉब के दौरान यमन में कंपनी के कैंटीन की 25 पैसे की चाय छोड़कर पास के होटल में चाय पीने जाया करते थे। उन्हें वहाँ 1 रुपए की 1 कप चाय मिलती थी। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें ये पता था कि वहाँ जितने भी लोग आएंगे, बड़े बिजनेसमैन लोग आएंगे, वो उनकी बातें सुनकर उससे अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। धीरू भाई के जीवन की कहानी अब आगे बढ़ती है। 1955 में धीरू भाई गुजरात अपने होम टाउन वापस आते हैं। यहाँ वह कोकिला बहन से शादी करते हैं। 1957 में मुकेश अंबानी का जन्म होता है। धीरू भाई कहते हैं कि उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचाने में कोकिला बहन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब धीरू भाई को काम पर वापस लौटना था, क्योंकि जहां वो काम कर रहे थे वहां वो अच्छे खासे ओहदे पर आ चुके थे। कुछ समय बाद वो कोकिला बहन और मुकेश अंबानी दोनों को ही एडन बुला लेते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। वो अब एक बिल्कुल सेटल्ड लाइफ जी रहे थे, लेकिन धंधा करने की आग उनके अंदर अभी भी उसी ताकत के साथ धधक रही थी जैसे पहले थी। 1950 के अंत तक यमन पर ब्रिटिश रूल खत्म होना तय हो गया था, क्योंकि वहाँ यमन में आजादी के लिए चल रहे आंदोलन काफी उग्र हो गए थे। अब वहाँ रह रहे हिंदुओं और गुजरातियों के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे थे कि वो ब्रिटेन चले जाए या फिर
वो अपने वतन भारत वापस लौट आए। धीरू भाई अंबानी ने ब्रिटेन जाने से अच्छा अपने वतन वापस लौटना समझा। 1948 में धीरू भाई अंबानी अपने वतन वापस लौट चुके थे। साथ में थी कोकिला बहन, गोद में थे मुकेश और कोकिला बहन के पेट में था अनिल। यहाँ आने के बाद उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, वो अपना बिजनेस करना चाहते थे। उनके दिमाग में ऑटोमोबाइल कंपनी खोलने का एक आइडिया आया। ये आइडिया लेकर वो अपने एक दोस्त के पास गए। उसके दोस्त ने कहा कि ऑटोमोबाइल का धंधे में बहुत नुकसान है, तू ये छोड़ दे, तेरी बुद्धि बहुत बड़ी है, तेरा दिमाग बहुत बड़ा है, तू इस जगह से बाहर निकल और बड़े मार्केट में जा। ये बात उन्हें जच गई। दोस्तों, यहाँ हमें इनसे ये लेसन मिलता है कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है, अगर आपको लगता है कि मेरे आइडिया में दम है, मुझे इतिहास रचना है, तो आपको बाहर निकलना ही होगा। ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ आपके बड़े सपनों की कदर हो। धीरू भाई भी अपने बड़े सपनों के साथ साथ अपनी बीवी और अपने बच्चों को लेकर सपनों के शहर बॉम्बे आ गए। मात्र 2 रूम के छोटे से चौल में रहने लगे। यहाँ ना उनके पास ज्यादा पैसे थे, ना ही कोई कनेक्शन था। इसके बावजूद भी धीरू भाई अंबानी ने यहाँ ठान लिया था कि उन्हें अपना बिजनेस कैसे भी स्टार्ट करना है, भले ही वो पार्टनरशिप में क्यों ना करना पड़े। 1960 में अपने कजन ब्रदर चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर मात्र 15,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ रिलायंस कंपनी की शुरुआत हुई। उस समय रिलायंस का ऑफिस मात्र 500 स्क्वायर फीट में था। वहां बस एक टेबल, 3 चेयर, एक टेलीफोन और 3 वर्कर काम किया करते थे। जब रिलायंस ऑफिस में क्लाइंट आते थे तो धीरू भाई अंबानी खुद खड़े हो जाते थे और चलने लगते थे। ऐसा लगता था जैसे वो कुछ सोच रहे हो, लेकिन वो इस वजह से ऐसा करते थे क्योंकि वहाँ दोस्तों बैठने के लिए जगह नहीं थी। दोस्तों, इससे हमें क्या लेसन मिलता है? इससे हमें ये लेसन मिलता है कि भले जगह छोटी हो, सपने बड़े होने चाहिए, इरादे बड़े होने चाहिए। ऑफिस बड़े होने से कुछ नहीं होता, आइडिया बड़े होने चाहिए। शुरुआती दिनों में धीरू भाई अंबानी मसालों के व्यापार में घुसे। उन्होंने मसालों को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन उस समय इंडियन एक्सपोर्टर की कंप्लेन काफी बढ़ गई थी। इंपोर्टर्स का मानना था कि इंडियन एक्सपोर्टर अपने वादे के अनुसार अब वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं। इस समस्या को धीरू भाई ने अवसर में बदल डाला और इंपोर्टरों से कहा, अगर क्वालिटी अच्छी है तभी पेमेंट करें, वरना पेमेंट ना करें। दोस्तों, समय के साथ साथ जैसे जैसे दुनिया बदलती है, वैसे ही आपको धंधा भी बदलना पड़ सकता है। आपको हमेशा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कम्युनिटी को छोड़कर यान यानी कि सूत के धंधे में अपना कदम रखा। उनके किसी दोस्त ने उन्हें बताया कि यान के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा प्रॉफिट है और यान का प्राइस बढ़ने वाले हैं। धीरू भाई अंबानी ने यान को स्टॉक करना शुरू कर दिया। चंपकलाल दमानी ने धीरू भाई अंबानी को कहा कि यान के धंधे में बहुत रिस्क है, एक्सपोजर कम करो, लेकिन धीरू भाई नहीं माने। वो स्टॉक करते गए। दोनों के बीच सोच का अंतर था। जहां चंपकलाल सेफ खेलना पसंद करते थे, वहीं धीरू भाई अंबानी फेयरलेस रिस्क टेकर थे। कुछ समय बाद यान के रेट बहुत ऊपर चले गए। ऊपर जाने पर यान को बेच दिया। जो भी प्रॉफिट हुआ उससे उन्होंने चंपकलाल को उनका हिस्सा सौंप कर उनसे अलग हो गए। उन्होंने जाते जाते चंपकलाल से कहा कि अगर बिजनेस नहीं आता तो उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि धीरू भाई अंबानी की गति इतनी तेज थी कि चंपकलाल उसे मैच नहीं कर पा रहे थे, बल्कि वो उनके रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे थे। इसलिए उन्होंने चंपकलाल को उनकी हिस्सेदारी देकर खुद अकेले रिलायंस को आगे बढ़ाने का फैसला किया। जी हाँ दोस्तों, धीरू भाई कहते हैं कि आप उसी को अपना पार्टनर बनाए जिसका विजन सेम हो। गलत पार्टनर ना चुने, भले ही आपको उस रास्ते पर अकेले चलना पड़े। यान की इंडस्ट्री में घुसने के बाद अब धीरू भाई को फैब्रिक की बहुत अच्छी जानकारी हो गई थी। उन्होंने एक निर्णय लिया कि वो एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलेंगे, वो भी अपने दम पर। 1966 में उन्होंने नरोदा गुजरात में रिलायंस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना करी। अब धीरू भाई अंबानी की मिल 5000 मीटर प्रतिदिन
दिन कपड़े प्रोड्यूस करने लगी थी, लेकिन होलसेलर ने रिलायंस इंडस्ट्री से कपड़े लेने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम आपसे कपड़े लेंगे तो बड़े मिल के व्यापारी हमसे नाराज हो जाएंगे। धीरूभाई अंबानी को जब B2B बिजनेस में असफलता हाथ लगी तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो अपना माल डायरेक्ट रिटेल में जाकर बेचेंगे, वो भी बिना किसी रिसिप्ट और बिना किसी फ्यूचर पेमेंट प्रॉमिस के। इस काम को करने पर भले ही उनका नुकसान हुआ, अब वो डायरेक्ट रिटेल मार्केट में अपनी जगह बना चुके थे। इससे हमें ये लेसन मिलता है दोस्तों, कभी कभी बड़ा मुनाफा कमाने के लिए छोटा नुकसान झेलना पड़ता है। धीरूभाई का विजन बहुत बड़ा था। उनके पास अभी मॉडर्न मशीनें आ गई थी, मार्केट में अच्छी खासी पकड़ थी, बिजनेस में लगाने के लिए अच्छा खासा पैसा था। अब उनका सपना एक ब्रांड स्टैब्लिश करना था। 1975 में उन्होंने रिलायंस फैब्रिक को हटाकर विमल ब्रांड कर दिया और अपने कॉम्पिटिटर से लगभग 400% एडवर्टाइजमेंट बजट रखा। उन्होंने अपने कस्टमर को कहा कि तुम बस विमल का माल बेचो, मैं तुम्हें सपोर्ट प्रोवाइड कराऊंगा, मैं तुम्हें नंबर 1 क्वालिटी प्रोवाइड कराऊंगा। देखते ही देखते दोस्तों विमल हर घर का हिस्सा बन गई और इतनी फेमस हो गई, सबके जुबान पर ओनली विमल का नाम आ रहा था। धीरूभाई ही थे जो पूरे हिंदुस्तान को इक्विटी का कल्चर समझाया, हजारों लोगों को मात्र 10 रुपए में अपना पार्टनर बनाया, जिसने देश में सबसे बड़ा IPO लाया। ये कोई आम इंसान नहीं था दोस्तों, एक चलता फिरता MBA था। 1986 में एक मेजर स्ट्रोक में अनफॉर्चुनेटली उनका राइट हैंड पैरालाइज हो जाता है। इसकी वजह से वो सारा रिलायंस इंडस्ट्री का दारोमदार मुकेश और अनिल के हाथों पर सौंप देते हैं। 24 जून 2002 को उनकी अचानक तबीयत बिगड़ जाती है, वो इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। लेकिन दोस्तों उस वक्त रिलायंस इंडस्ट्री की कुल वैल्यू $15 बिलियन हो चुकी होती है। धीरूभाई ने भले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन धीरूभाई अंबानी का विजन की वजह से ही रिलायंस इंडस्ट्री आज सफलता के 7वें आसमान पर है। दोस्तों ये एक ऐसा महानायक है जिसे आज भी बिजनेस जगत का चाणक्य माना जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें।